हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जम्मू कश्मीर में 2 बड़े आतंकी हमले। अनंतनाग में टूरिस्ट कपल को मारी गोली, तो वहीं शोपिया में बीजेपी नेता की कर दी गई हत्या। जी हां, तो वहीं पीओके में विरोध से डरी पाकिस्तान की सरकार। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान संसद से लगाई भारत से दोस्ती की गुहार। तो वहीं राहुल गांधी अपनी रैलियों में दिखा रहे हैं चीन का संविधान। बताएंगे किस नेता ने ये बात कही दोस्तों। तो वहीं हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से डिबेट नहीं कर पाएंगे पीएम मोदी। आखिर विपक्ष में किसने ये बात कही है दोस्तों, इतनी बौखलाहट क्यों है विपक्ष में, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर में 2 बड़े आतंकी हमले। अनंतनाग में टूरिस्ट कपल को मारी गोली, तो शोपिया में बीजेपी नेता की हत्या की बहुत बड़ी खबर। बता दें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपिया में 2 अलग अलग फायरिंग की घटना सामने आई है। शोपिया के हीरापोरा इलाके में आतंकियों ने बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद पर फायरिंग कर दी थी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लेकर जाया गया था, जहां बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई। वहीं अनंतनाग के पहलगाम इलाके में राजस्थान के एक कपल को गोली मार दी गई, यानी दंपति को गोली मार दी गई, पति पत्नी को। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहलगाम में एक टूरिस्ट कैंप को निशाना बनाया था। यहाँ जयपुर के एक कपल फरहा और तबरेज को गोली लगी है। दोनों का अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों पति पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम इलाके में पहुंची। गोलीबारी के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। सर्च अभियान जारी है। मसलन शोपिया के हिरपोरा इलाके में हुई फायरिंग में बीजेपी नेता एजाज अहमद बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे में आप जानते ही दोस्तों कि विपक्ष को मौका मिल जाता है राजनीति करने का। हर मुद्दे पर विपक्ष राजनीति करने की कोशिश करता है और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करता है। इस मुद्दे पर भी महबूबा मुफ्ती ने टिप्पणी की और कहा कि हम आज पहलगाम में हुए हमले की निंदा करते हैं, जिसमें 2 पर्यटक घायल हो गए हैं और इसके बाद शोपिया के हिरपोरा में एक सरपंच पर हमला हुआ। इन हमलों का समय चिंता का विषय है, जहां दक्षिण कश्मीर में बिना किसी कारण के चुनाव में देरी किया गया। ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि विशेष रूप से भारत सरकार लगातार यहां सामान्य स्थिति के दावे कर रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये नहीं पता कि पहले से क्राइम कितना ज्यादा कम हो गया है वहां पर। अगर पहले की स्थिति से कंपेयर करें मोदी सरकार के टाइम की, तो वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है कि वहां पर शांति हुई है। लेकिन अब हर किसी के मन में घुसकर तो देख नहीं सकते कि कौन आतंकवादी है, किसके आतंकवादी से तार जुड़े हैं। लेकिन अगर आप भी मानते कि वाकई में मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर में शांति आई है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं घायल हुए इन दंपतियों को गेट वेल सून कहना मत भूलेगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पीओके में विरोध से डरी पाकिस्तान सरकार। विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी संसद से लगाई भारत से दोस्ती की गुहार। बता दें पाकिस्तान की सरकार ने नेशनल असेंबली में भारत के साथ संबंधों का लिखित जवाब दिया है। पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्री व डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बेहतर रिश्ते की हिमायती है। इशाक डार ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सरकार हर वो कदम उठाना चाहती है जिससे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी आए। उन्होंने कहा कि इसमें बाधा बन रहे जम्मू कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान बातचीत से समाधान चाहता है। दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सत्र चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान सरकार से भारत के साथ रिश्तों पर सवाल किया गया था। इशाक डार ने कहा कि भारत की तरफ से हाल में कुछ ऐसी कार्रवाई की गई है जिसके दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत पाकिस्तान रिश्तों में बाधा डालने वाली हालिया भारतीय कार्रवाई, खास करके पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों में भारत की सक्रिय भूमिका पर चिंता जाहिर की। उन्होंने भारत से शांतिपूर्ण बातचीत के लिए रचनात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है। दरअसल पीओके में हुई हालिया घटनाओं के बाद पाकिस्तान की सरकार हिल गई है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पीओके का दौरा किया। इसके अलावा इशाक डार ने चीन का दौरा करके कश्मीर के मसले पर चीन से मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं आपको बता दें पाकिस्तान में नवाज शरीफ की फिर बढ़ेगी ताकत। 28 मई बनेंगे पीएमएलएन पार्टी के अध्यक्ष। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की फिर से ताकत बढ़ने वाली है। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पीएमएलएन पार्टी ने शनिवार को 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 28 मई को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तब तक पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में शहबाज शरीफ ने पार्टी सुप्रीमो और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री कार्यालय से अयोग्य ठहराए जाने का हवाला देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि अब समय आ गया है कि नवाज शरीफ अध्यक्ष के रूप में अपना उचित स्थान ग्रहण करे। शनिवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में नवाज शरीफ को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला हुआ। पार्टी के लाहौर चैप्टर के अध्यक्ष सैफ उल मलूक खोकर ने भी इसकी पुष्टि की है। तो वहीं कैसी है स्लोवाकिया के पीएम की सेहत, रक्षा मंत्री ने दिया अपडेट। कोर्ट ने हमलावर को तो भेज दिया कस्टडी में। दरअसल
दरअसल स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की हत्या के प्रयास के आरोपी को शनिवार को हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई गोलियां लगने के बाद फिको की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। स्लोवाकिया के विशेष अपराध न्यायालय ने संदिग्ध की हिरासत का आदेश दिया। अदालत के एक प्रवक्ता ने बताया कि इससे पहले अभियोजकों ने कहा कि अगर रिहा किया गया तो वो या तो फरार हो सकता है या अन्य अपराधों को अंजाम दे सकता है। आदेश के खिलाफ संदिग्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। तो वहीं किम जोंग ने फिर दी खुली धमकी, कहा परमाणु शक्ति देख दुश्मन खुद डरेंगे। जी हाँ, उत्तर कोरिया लगातार अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में शुक्रवार को उत्तर कोरिया ने एक फायर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया। अब खबर यह है कि राष्ट्रपति किम जोंग उन ने न्यूक्लियर पावर को और मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया है। राज्य की मीडिया KCNA ने शनिवार को कहा कि उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने देश की परमाणु शक्ति को और अधिक तेजी मजबूत करने के लिए ज्यादा उत्पादन का आदेश दिया। KCNA ने बताया कि शुक्रवार को एक हथियार कारखाने का दौरा करते समय किम ने परमाणु शक्ति और मजबूत करने को कहा। इस दौरान किम ने कहा कि उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति से दुश्मन डर जाएगा। इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण भी किया गया। अधिकारियों ने नई ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के सटीक होने और विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए जापान सागर में इसका सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति उन्होंने मिसाइल परीक्षण को लेकर खुशी जताई। जी हाँ, तो वहीं पाकिस्तान के चंद्र मिशन की पहली तस्वीर की लोग जमकर उड़ा रहे मजाक, कहा इससे अच्छा तो सैमसंग का फोन ही ले जाते। जी हाँ, भारत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने भी अब चंद्र मिशन की शुरुआत की है। इसी महीने की शुरुआत में पाकिस्तान ने अपने मिनी उपग्रह iCube कमर को चीन की मदद से लॉन्च किया था। पाकिस्तानी सैटेलाइट चीन के चंद्र मिशन चांग E6 के साथ 3 मई को हेनान प्रांत से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लॉन्चिंग के बाद खुद पाकिस्तान में ही जमकर मजाक बनने लगा। अब जब iCube कमर ने चंद्रमा की तस्वीरें भेजी तो एक बार फिर सोशल मीडिया पर मजाक शुरू हो गया, क्योंकि iCube कमर ने अंतरिक्ष से जो तस्वीरें भेजी है वो काफी ज्यादा धुंधली है, ब्लर है। अब इन तस्वीरों को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग यानी पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो सैमसंग का ही फोन था, जो कम से कम जाने की जरूरत नहीं, पृथ्वी से ही बढ़िया फोटो खींच लेता, क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा खुशियां मना रहा था मून मिशन के सक्सेसफुल होने पर। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इन मामलों में कभी भी भारत की बराबरी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, तो मेरा भारत महान अवश्य कहिएगा। कमेंट में एक और बता दे खबर, जहां चीन ने नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ताइवान पर बढ़ाए साइबर हमले। दरअसल चीन ने अपने कट्टर दुश्मन देश ताइवान पर उसके नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही साइबर हमले बढ़ा दिए हैं। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते, जिन्हें चीन खतरनाक अलगाववादी नेता मानता है, 20 मई को शपथ लेने जा रहे हैं। लाई चिंग-ते ताइवान के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के साथ ताइवान के रिश्ते और मजबूत होंगे। इससे भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि ताइवान वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप हब है। इस शपथ ग्रहण समारोह पर दुनिया की नजर है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले चीन ने ताइवान के ऊपर अपने 45 लड़ाकू विमान उड़ाए। इससे ताइवान अलर्ट पर है और अमेरिका उसके सपोर्ट में है। लाई चिंग-ते 2010 में ताइवान के मेयर थे और 2020 में उपराष्ट्रपति बने। लाई चिंग-ते ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने के लिए लंबे दुनिया के देशों के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं। तो वहीं बता दें, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का किया समापन। जी हां, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला यानी कि TMSW का दूसरा एडिशन संस्करण क्षेत्र में 3 समुद्री पड़ोसियों के बीच चल रही समुद्री सुरक्षा चुनौतियों और सहयोग के अवसरों पर चर्चा के बाद शुक्रवार को संपन्न हुआ। यह अभ्यास 15 मई से 17 मई तक INS द्रोणाचार्य कोच्चि, भारत में आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कार्यशाला का विषय हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास था, जिसे क्षेत्र में 3 समुद्री पड़ोसियों के बीच चल रही समुद्री सुरक्षा चुनौती और सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने के लिए चुना गया था। तो वहीं बता दें, किर्गिस्तान में उज्बेक लोगों से नफरत का शिकार हुए पाकिस्तानी छात्रों को देश छोड़ने की धमकी। जी हां, किर्गिस्तान के बिश्केक में फंसे 2 पाकिस्तानी छात्रों के पिता ने दावा किया कि उनके बेटों और अन्य छात्रों को शाम तक देश छोड़ने या परिणाम भुगतने की धमकी भरा संदेश मिला है। ARY न्यूज से बात करते हुए मोहम्मद आमिर ने कहा कि उनके 2 बेटे एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS छात्र हैं। उन्हें धमकी दी गई है कि अगर वे शाम तक देश नहीं छोड़ते हैं तो होने वाले किसी भी नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। पिता ने छात्रों को मिले धमकी भरे मैसेज के स्क्रीनशॉट भी दिखाए हैं। जी हाँ, तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को घर में रहने की सलाह दी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। जी हाँ, किर्गिस्तान की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर भारत ने भी चिंता जाहिर करते हुए अपने भारतीय छात्रों को सतर्क रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही किर्गिस्तान स्थित भारतीय दूतावास ने भारत ने शनिवार को छात्रों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी है। गौरतलब है कि करीब 14,500 भारतीय छात्र किर्गिस्तान में रहते हैं। जी हाँ, साथ ही किसी भी आपात स्थिति में दूतावास से संपर्क करें और साथ ही उन्होंने 24 घंटे साथ संपर्क करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
055710041 है, जो कि विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी दूतावास के पोस्ट को शेयर किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि बिश्केक में भारतीय छात्रों के कल्याण की निगरानी की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाइए, 6 महीने में भारत का होगा पीओके। सीएम योगी का ये सबसे बड़ा ऐलान। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पालघर में रैली को संबोधित करते हुए पीओके को लेकर बहुत बड़ा दावा कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो हम लोगों को मारेगा हम उसकी पूजा थोड़ी करेंगे, अगर कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम भी वही करेंगे जिसका वो हकदार है, और यही हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। आप तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, चुनाव के अगले 6 महीने के बाद देखिएगा कि पीओके भारत का हिस्सा होगा। इसके लिए हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है, दम हो तभी ये काम हो सकता है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की तरह नहीं है। ये लोग तो कहते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान से हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। आज पाकिस्तान अगर अपनी टेढ़ी नजरों से देखता भी है तो उसकी नजरों को बाहर निकाल लिया जाता है। हम कहते हैं कि चुप रहो और ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है जो बिना डरे, बिना रुके और बिना थके विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं और इस तरह का नया भारत आपके सबके सामने है। ऐसे में किन किन को लगता है कि वाकई में अगर पीएम मोदी की थर्ड टाइम सरकार बनी तो 6 महीने के भीतर पीओके हमारा हो जाएगा? कौन कौन मानता है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, योगी जी ने यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान के समर्थन में बात करने वालों को वहीं भेज दो, क्योंकि वो लोग जब भारत में रह करके पाकिस्तान की तारीफ करते तो इससे अच्छा है कि पाकिस्तान में ही रहे। तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा में गरजे पीएम मोदी जी, कहा धाकड़ सरकार ने बम की जगह पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दिया। जी हाँ, लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी की धुआंधार रैलियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साध दिए। उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान पर निशाना साधा। कांग्रेस पर अपना हमला तेज करते हुए पीएम ने कहा कि ये उनकी धाकड़ सरकार थी जिसने अनुच्छेद 370 की दीवार को गिरा दिया और कश्मीर अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तान के हाथों में पहले बम थे अब उनके हाथों में भीख का कटोरा है। मोदी ने कहा कि जब धाकड़ सरकार होती है तो दुश्मन घबरा जाता है। जी हाँ, असल में हरियाणा में एक रैली में पीएम मोदी जी ने ये सब कुछ कहा। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस बार भी पीएम मोदी की ही सरकार बनेगी? क्या पीएम मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे? क्या लगता है दोस्तों आपको? जवाब जरूर दीजिएगा और आज इतना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आज आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां भारत के साथ वीजा मुक्त समझौता करेगा रशिया। मॉस्को घूमने जाने वालों की बल्ले बल्ले। जी हां, भारत और रूस यात्रा को आसान बनाने के लिए वीजा मुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इस द्विपक्षीय समझौते पर रशिया और भारत के बीच परामर्श जून में शुरू होगा। एक रूसी मंत्री ने कहा है कि मॉस्को और नई दिल्ली वीजा मुक्त समूह पर्यटक आदान प्रदान शुरू करके अपने पर्यटन संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार है। आरटी न्यूज ने रूसी आर्थिक विकास मंत्रालय के बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग और विशेष परियोजना विभाग की निदेशक निकिता कोंद्रतेयेव के हवाले से कहा कि भारत के साथ मुक्त वीजा समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। कजान में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच रशिया इस्लामिक वर्ल्ड कजान फोरम 2024 के मौके पर मंत्री ने कहा कि मसौदा समझौते पर पहली चर्चा जून में होने वाली थी और साल के अंत तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद थी। तो वहीं दोस्तों, कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने IMF के आगे फिर फैलाए हाथ, $6 बिलियन की मदद मांगी है। जी हाँ, कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $6 बिलियन की मदद की गुहार लगाई है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान द्वारा नए बेल आउट पैकेज के लिए IMF के अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी। बताया गया है कि IMF की एक टीम बेल आउट पैकेज के बारे में बातचीत करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान ने IMF से करीब $6 बिलियन की आर्थिक मदद मांगी है। अगर बातचीत सफल रहती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को दिया जाने वाला 24वां बेल आउट पैकेज होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक का कहना है कि फिलहाल नॉर्दर्न पोर्टर की अध्यक्षता में एक टीम को पाकिस्तान भेजा गया है और इस सप्ताह बेल आउट पैकेज के संबंध में वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। तो वहीं बता दें, हांगकांग सिंगापुर के बाद अब इस देश में भारतीय मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध। आखिर क्या है वजह, बता दें क्यों लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है इन मसालों कंपनी की। दरअसल भारत के दिग्गज मसाला ब्रांड्स पर आई आफत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय मसालों को लेकर पिछले महीने जो विवाद शुरू हुआ था वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिंगापुर हांगकांग होते हुए यह विवाद अब नेपाल तक पहुंच गया है। जी हां, सही सुना आपने। भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने गुणवत्ता संबंधित चिंताओं के चलते भारतीय ब्रांडों द्वारा निर्मित कुछ मसालों की बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने 100 से ज्यादा पुरानी भारतीय मसालों कंपनी एवरेस्ट और MDH के आयात, उपभोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा एथिलीन ऑक्साइड के मात्रा की भी जांच शुरू कर दी है। बता दें कि
AMDH और एवरेस्ट के 4 उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड की अधिक मात्रा का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। तो वहीं एक बार फिर भिड़े बिरादर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दागी मिसाइलें तो तालिबान ने किया पलटवार। दरअसल पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्ला अंखुंदजादा से मुलाकात करने के लिए काबुल जाने वाला था, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की सेना ने डूरंड लाइन के पास अफगान इलाके पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से एक के बाद एक दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलें दाग दी जो लोगों के घरों पर गिरी। यही नहीं, अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि इस हमले में उसके आम नागरिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले से इनकार किया। पाकिस्तान ने कहा कि उसने TTP के अड्डों पर हमला किया था। यही नहीं, उसने आरोप लगाया कि TTP उसके इलाकों में हमले कर रहा है, लेकिन डूरंड रेखा के पास अफगानिस्तान के इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आया। तो वहीं बता दें, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर की बड़ी बैठक, आगे की योजना पर की चर्चा। दरअसल भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने IMEEC के सशक्तिकरण और संचालन के लिए सहयोग से जुड़े अंतर सरकारी फ्रेमवर्क के तहत 15 से 17 मई तक बैठकें की। नई दिल्ली से पहला अंतर मंत्रालय प्रतिनिधि मंडल अबू धाबी पहुंचा था। अबू धाबी में भारतीय दूतावास की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा दक्षता पैदा करने और लागत कम करने के लिए प्रभावी वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। UAE में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने DP वर्ल्ड, UAE AD पोर्ट्स ग्रुप और UAE के फेडरल कस्टम अथॉरिटी जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ चर्चा की। तो वहीं भारतीय लोकतंत्र पर अमेरिका का बड़ा बयान, कहा दुनिया में भारत जैसी डेमोक्रेसी बहुत कम है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और ऑफिस व्हाइट हाउस ने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए भारत के लोगों की प्रशंसा करते हुए शुक्रवार को कहा कि दुनिया में भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र बहुत कम है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि विश्व में ऐसे देश अधिक नहीं है जहां भारत से अधिक जीवंत लोकतंत्र हो। हम मताधिकार का इस्तेमाल करने और सरकार चुनने के लिए भारत के लोगों की तारीफ करते हैं, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, आखिर क्यों ये अमेरिका अब भारत की तारीफ कर रहा है? भारत को जेनोफोबिक बताने वाला जो बाइडेन अब अचानक से सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बेहतरीन लोकतंत्र वाला देश भारत को बता रहा है। आखिर इतनी जल्दी इतना ड्रास्टिक चेंज बयान कैसे आ रहा है अमेरिका की तरफ से? क्या कहीं आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं अब भारतीयों को साधने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से? क्या ये चुनावी हथकंडे तो नहीं अपना रही जो बाइडेन की सरकार? आपकी जो भी इस पर राय हो दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। तो वहीं आपको बता दें, सिंगापुर में कोरोना वायरस के 25,000 नए केस से मच गया हड़कंप। स्वास्थ्य मंत्री ने जारी की एडवाइजरी। क्या फिर से लौट रही है ये महामारी? बता दें, दक्षिण पूर्व एशिया देश सिंगापुर में कोरोना वायरस एक बार फिर से फैल रहा है। देश में 5 से 11 मई के दरमियान 25,900 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने शनिवार को एक बार फिर से देशवासियों को मास्क पहनने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हम नई लहर के शुरुआती हिस्से में है, ये लगातार बढ़ रही है, इसलिए मैं कहूंगा कि लहर अगले 2 से 4 हफ्तों में चरम पर पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी भी तरह के सामाजिक प्रतिबंध को लागू करने की योजना नहीं है। कोरोना एक ऐसी चीज है जिसके साथ हमें रहना होगा। तो वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी अपनी रैलियों में दिखा रहे चीन का संविधान। जी हां, हिमंता बिश्व शर्मा के दावे से मच गया हंगामा। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर शनिवार को निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी रैलियों में भारत के बजाय चीन का संविधान दिखा रहे हैं। भाजपा नेता ने दावा किया कि राहुल गांधी जो किताब दिखा रहे हैं वो मूल चीनी संविधान की तरह लाल कवर वाली है, जबकि मूल भारतीय संविधान पर नीला कवर है। शर्मा ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी अपनी सभाओं में भाग लेने वालों को लाल चीनी संविधान दिखा रहे हैं। तो वहीं इसके जवाब में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि लाल कवर वाला संविधान एक खास संस्करण है जिसे राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री समेत शीर्ष भारतीय नेता प्रस्तुत कर चुके हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होगी? तो वहीं आपको बता दें, खास बातचीत में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से डिबेट नहीं कर पाएंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, विपक्ष आज कितना बौखलाया हुआ है आपको इन्हीं बयानों से पता लग जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब सभी पार्टियां और नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सत्तारूढ़ दल विपक्ष पर निशाना साध रहा है, तो वहीं विपक्ष के नेता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। चुनावी व्यवस्थाओं के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज तक से खास बातचीत की। बातचीत में कहा कि प्रियंका गांधी ने कि मैं दावा करती हूं कि पीएम मोदी हिंदू धर्म पर राहुल गांधी के साथ डिबेट नहीं कर पाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा राहुल जी पर मीडिया से लेकर भाजपा के नेताओं ने इतना आक्रमण किया, इतने अपशब्द बोले और इतनी गलत धारणाएं फैलाई हैं कि राहुल गांधी जी खड़े रहे, फिर भी राहुल जी में इतनी हिम्मत है कि वो झुकते नहीं है, डरते नहीं है। इन्होंने घर से निकाला, संसद से निकाला, तमाम मुकदमे लगाए, एक गुजरात में, महाराष्ट्र में, ताकि मुकदमों में हाजिर होने के लिए दौड़े रहे,
लेकिन राहुल जी झुके नहीं, डरते नहीं है। पूरा देश आज समझ रहा है कि ये आदमी सच बोलेगा, कभी नहीं डरेगा, कभी नहीं झुकेगा। आपको मेन मुद्दा बताते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि वो धर्म, हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। अगर मोदी जी कल राहुल जी के साथ हिंदू धर्म पर डिबेट करें तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल गांधी जी के सामने वो बोल भी नहीं पाएंगे। वो इतना जानते हैं, उनको इतनी जानकारी और इतनी गहराई में चीजों को समझते हैं। लेकिन इस चुनाव में ये तय किया गया है कि इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वे खुद सब बैठकर तय करेंगे। जिसको भी चुने हम समर्थन देंगे। यानी कि दोस्तों प्रियंका गांधी ने इतना बड़ा चैलेंज पीएम मोदी को दे दिया है कि हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से डिबेट नहीं कर पाएंगे पीएम मोदी। ऐसे में आप क्या जवाब देंगे दोस्तों प्रियंका गांधी के इस सवाल का? बताइएगा जरूर। जो राहुल गांधी जैसे नेता से जीतने के कैपेबल नहीं है मोदी जी, वो भी हिंदू धर्म के टॉपिक पर। ऐसे में आपका जवाब दोस्तों आज बनता ही। और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, ताकि हर कोई अपनी राय और जवाब दे सके। और जिन्होंने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है, प्लीज कमेंट में लिंक है, जाकर फॉलो करें। तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, जहां प्रचार के अंतिम दिन प्रियंका गांधी और अमित शाह ने झोंकी ताकत, दोनों के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को रोड शो कर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन माहौल बनाया। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को अमेठी में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार व राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह जी ने कहा कि ये चुनाव दो लोगों के बीच का है, एक चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी और दूसरी ओर चाय बेचने वाले गरीब के घर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी के बीच 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले गांधी परिवार है। वहीं 23 साल तक मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री रहने के बावजूद विरोधी 25 पैसे का आरोप नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा पाए। ऐसे हैं हमारे नरेंद्र मोदी। यानी कि अमित शाह जी के इस रैली में काफी ज्यादा भीड़ नजर आई है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा मोदी के ये बयान यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनके नारे के विपरीत है। ये कहना है फारूक अब्दुल्ला का। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया और कहा कि उनके हालिया बयान उनके अपने नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विपरीत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने यह दावा किया है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद से मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ गई है, जबकि लोग मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी के कारण पीड़ित है। ये कहना है दोस्तों फारूक अब्दुल्ला का। इस पर आपका जवाब तो बनता ही है। तो वहीं ममता बनर्जी का बयान, कहा इंडिया गठबंधन जीतेगा लोकसभा चुनाव, भाजपा 200 सीट का आंकड़ा भी नहीं कर पाएगी पार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को ऐसा दावा किया कि आप भी कहेंगे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है ममता बनर्जी को। दरअसल उन्होंने दावा किया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आएगा और भारतीय जनता पार्टी 200 सीट के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा पर बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए राज्य में भाजपा के साथ सांठगांठ करने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ खड़गे ने भी कहा कि 273 से ज्यादा सीटों पर जीतेगा इंडिया गठबंधन और एनडीए को मिलेगी करारी हार। बहरहाल दोस्तों विपक्ष कितना बौखलाया हुआ है आप इन बयानों से देख ही पा रहे होंगे। लेकिन आपके हिसाब से बीजेपी कितना सीट लेके आएगी दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर थोड़ी भी अच्छी लगी तो आज शेयर करना मत भूलिएगा और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबरों में। बहुत बहुत धन्यवाद।